So good morning to once again, good morning to one and all. अभी आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लास। सो वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। चलिए थर्ड क्वेश्चन पढ़िए जरा विशाखा। यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, आपको ये पॉइंट ए दे रखा है 1,5, पॉइंट बी दिया है 2,3, पॉइंट सी है आपका -2, -1, -2, -11। नहीं, सो इसमें आपको ये चेक करना है कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर? कोलिनियर मीन्स द पॉइंट्स विच लाई ऑन ए सिंगल लाइन, है ना। द पॉइंट्स हाँ विच लाई ऑन सेम लाइन, वो कोलिनियर पॉइंट्स है। अगर एक ही लाइन पे अगर तुम्हारे सारे पॉइंट्स लाई करेंगे तो वो पॉइंट्स हमारे कोलिनियर होंगे। ठीक है, अब इसको कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये कोलिनियर है कि नहीं है? यहाँ पे ध्यान दो। सपोज यहाँ पे हमने एज्यूम कर लो या इसको हमने एक लाइन बना के रख लिया। ठीक है, अभी मान के चलते हैं कि ये हमारा पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है और इधर पॉइंट सी है। पॉइंट ए का क्या है कोऑर्डिनेट्स? बी का 2,3 है और सी का आपको बोल रहा है -2, -11। सबसे पहले आप क्या करो, यूजिंग अ डिस्टेंस फॉर्मूला सबके बीच का डिस्टेंस निकालो। देखो जैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये लाइन में ये पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं कि नहीं होंगे। देखो कैसे पता चलेगा। सपोज इसका डिस्टेंस 3 यूनिट है, इसका डिस्टेंस 2 यूनिट है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 5 यूनिट होना चाहिए। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से होता है। अलग अलग पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। जब डिस्टेंस आपको मिल जाएगा तो आप कोई भी दो डिस्टेंस को ऐड करके देखो क्या तीसरे मेन बड़े डिस्टेंस के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो जैसे यहाँ पे भी हम सबसे पहले आप ए बी फाइंड करो। तो अगर ए बी मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या लिखूंगा? कल मैंने सिखाया था x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। आप डायरेक्ट अब लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा x, दिमाग में सोचो भाई x1 कौन था? 1 है, फिर y1 कौन है? 5 है, x2 कौन है? 2 है, y2 कौन है? 3 है। तो x2 माने 2 - 1 प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर। ए बी का होल स्क्वायर, राइट। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप पहले निकाल लो बच्चे, 2 - 1 1 स्क्वायर प्लस 3 - 5
-2 का स्क्वायर, तो आप ए बी स्क्वायर लिखोगे 1 + 2 स्क्वायर इज 4, तो दैट इज इक्वल टू 5। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है, √5 आ रही है। आ गई बात समझ में। अब इसी तरीके से बी सी फाइंड करेंगे। तो बी सी स्क्वायर, तो -2 यहाँ पे इसको आप x, ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 होगा, इधर ये x2, ये y2 होगा, है ना। तो -2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से लिखने की जरूरत, अपने माइंड में लिखो। अब माइंड से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे -2 प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो रहा है, -2 इज -4 का होल स्क्वायर, -11 -3 इज -14 का होल स्क्वायर। -4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196, इसको प्लस करो, 212। तो इसका स्क्वायर रूट निकालो, 212 का निकलेगा, देखो 212 को यहाँ पे स्क्वायर रूट इसका निकालने की ट्राई करो। ये 2 के टेबल से जाएगा तो 106 होगा, फिर से 2 के टेबल से 53, फिर 53 प्राइम नंबर है, तो इसकी पेयर बनेगी, तो हम क्या बाहर लिखेंगे, 2√3, 2√53। तो बी सी हमने लिख लिया 2√53, गॉट इट। तो ये √12 को हमने लिखा था 2 × 53, तो यहाँ से हमने 2 बाहर निकाल लिया। अब ऐसी तरीके से बी सी भी हमने निकाल लिया। अब हमें कौन सा डिस्टेंस किसका निकालना चाहिए, ओके गुड। तो नाउ अब ये ए सी निकालेंगे। तो अब यहाँ पे इसी तरीके से ए सी स्क्वायर, अब ए सी स्क्वायर में आपका देख लो, इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो, सो -2 -1 एंड -11 -5। आ गई बात समझ में। तो ए सी स्क्वायर में क्या लिखेंगे, -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 होल स्क्वायर। -2 -1 का होल स्क्वायर क्या होगा,
-3 होल स्क्वायर। सो -3 होल स्क्वायर प्लस -16 होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे -3 का स्क्वायर 9 प्लस 256। ऐड करिए 265 आएगा। AC को लिखेंगे √265। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 53। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, तो अभी ये बाहर आ जाएगा, इसका 5 बाहर आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 5√53। अब सबसे बड़ा ये 5√53 है, 2√53 से भी बड़ा 5√53 और √5 से भी बड़ा है। क्या क्या बोल रहे हो? अच्छा, ऐसा है। 5 × 53 है खाली। तो कुछ बाहर निकलेगा ही नहीं, तो आप उसको ऐसे ही √265 ही लिखोगे। तो अब देखिए कि कोई भी जो सबसे बड़ा नंबर है वो है √253। ठीक है, अब ये 253 जो रूट मिल रहा है, क्या ये किसी दो नंबर्स के सम के बराबर आ रहा है क्या? AC की वैल्यू तो तुम्हें √265 आ गई। अब √265 जो है वो क्या है, इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी होगी, कोई बता सकता है? √225 का √225 की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी होती है? 15 होती है। 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। तो ये जो वैल्यू है ये समथिंग 16 पॉइंट समथिंग होगी। ठीक है, 16 पॉइंट समथिंग है AC। हाँ, 16 पॉइंट समथिंग जो भी है, 16.2 या 16.3। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली दिमाग में सोचो। उसी तरीके से यहाँ पे BC की वैल्यू √212 आया, तो ये कितना होगा, 14 पॉइंट समथिंग। और यहाँ पे हमें √5 मिला, ये कितना होगा हमारा? 2 पॉइंट के आसपास। अब 14 + 2 16 हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन अगर ये √53 के फॉर्म में या इसमें कहीं कुछ निकलता तो हम इसको ऐड कर पाते। तो यहाँ पे जो ये जो तुम्हें जो सम मिलेगा ना AB और BC का, वो AC के बराबर नहीं है। AB प्लस इसको, इसकी एग्जैक्टली अगर तुम रूट में वैल्यू निकाल के ऐड करोगे तो ये सम इसके बराबर नहीं होगा। AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। अगर ये दोनों का सम AC के इक्वल होता तो हमारे जो पॉइंट्स है वो क्या होते, कोलिनियर होते। लेकिन जब ये नॉट इक्वल है, दोनों का सम जो हमारे सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसके बराबर नहीं आ रहा है,
तो हम तब कह सकते हैं कि देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, तो अगर ऐसे कोलिनियर वाले पॉइंट्स खुद से ट्राई करो, ग्राफ पे 3 पॉइंट्स लो एक लाइन पे और उसके 3 पॉइंट्स लेके उसका डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके ये एक्टिविटी करके देखो, और उसको जब तुम ऐड करोगे तो जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके बराबर तुम्हें दोनों साइड का सम क्या मिलेगा, दोनों साइड का जो सम होगा वो लॉन्गेस्ट साइड के सम के बराबर होगा। ठीक है ना, तब हम कह सकते हैं कि हमारे जो पॉइंट्स है वो क्या है, कोलिनियर। ठीक है, तो कोलिनियर वाला क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे, एक आप खुद ग्राफ पे 3 पॉइंट्स लेके जो कोलिनियर पॉइंट्स है उसको लेकर लाइन बनाइए और फिर उसका डिस्टेंस निकालिए और एक्टिविटी करिए। ठीक है, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट और बेटर वे में क्लियर होगा। अभी 4th क्वेश्चन पर आते हैं। 4th क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, क्या ये को क्या पॉइंट्स दिए हैं, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट का नाम दे दो, ए है 5, -2, पॉइंट बी है 6, 4, पॉइंट सी है 7, -2। ये जो 3 पॉइंट्स है क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेसिस है, आर द वर्टाइसिस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल? अरे बच्चे बेस इक्वल नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, बस आइसोसेलेस ट्रायंगल में इतना ही चाहिए, दो साइड इक्वल होने चाहिए। ये प्रूव करना है हमें कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेसिस, मतलब प्रूफ नहीं करना है, चेक करना है। वी हैव टू चेक द गिवन वर्टेसिस आर द गिवन वर्टेसिस आर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। अगर आपको अगर आप डिस्टेंस फाइंड करोगे और अगर आपको दो साइड इक्वल मिलेगी तो हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तीनों साइड इक्वल होगी तो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ, और अगर एक भी साइड इक्वल नहीं होगी तो स्केलेन ट्रायंगल। हाँ, इसी तरीके से अब अपन फाइंड करेंगे ए बी। तो ए की एक बार वैल्यू लिख देते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। ए हमारा 5, -2 है, बी था मेरा 6, 4, तो मुझे ए बी स्क्वायर निकालो बच्चे। तो ए बी स्क्वायर निकालेंगे तो देखो कैसे निकलेगा, अभी पता है ना, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x2 क्या है मेरा 6। हाँ, तो इसी तरीके से इसी पैटर्न में लिखते चलेंगे, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर +4 देन -2 का होल स्क्वायर। तो 6 - 5 इज 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 4 -2 इज 4 + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप लिखोगे 1 + 4 + 2 इज 6 का स्क्वायर, 1 + 36 37
So value of AB is root 37 units. इस तरीके से AB की वैल्यू मिल गई। अभी हम BC फाइंड करेंगे इसी तरीके से। तो निकालो पहले। B की वैल्यू है यहाँ पे 6,4, इसीलिए साइड में लिख के ऐसे लिख करोगे तो अच्छा है, या गलती नहीं होगी। C को लिखो 7,-2, तो यहाँ पे BC स्क्वायर लिखोगे 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। इसे हम लिखेंगे 7 - 6 क्या, 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 इज -6 का होल स्क्वायर। So BC square can be written as 1 + 36। तो BC की वैल्यू भी कितनी आ रही है, रूट 37। अब AC चेक कर लो, अब AC को भी चेक करो। A की वैल्यू क्या थी, 5, -2। C क्या है, 7, -2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AC स्क्वायर so 7 - 5 होल स्क्वायर -2 देन -2 देन होल स्क्वायर। यहाँ पे आप लिखोगे 7 - 5 इज 2 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा -2 + 2, -2 + 2 0 का स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस ये 0 बिकम 4। तो AC की वैल्यू आएगी √4 2। हाँ, तो देयरफॉर हमें क्या पता चला कि भाई AB और हमारा BC इक्वल था। AB और BC इक्वल है, बट AC जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है। अगर AC इक्वल आ रहा होता तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाता, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, सो AB और BC इक्वल है और AC इक्वल नहीं है, देयरफॉर वी कैन से इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है ना, वो ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है। देखो हो गया। चलिए अभी कुछ कंडीशन सिखाते हैं कि कोई भी चीज को प्रूव करना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। ठीक है ना, कंडीशंस पता होंगी तो आप सब कर सकोगे। अभी जैसे हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल फाइंड आउट किया, अगर यही आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल अगर शो करना होता तो हमें क्या क्या शो करना पड़ेगा, हमें शो करना पड़ेगा सबसे पहले इसके 2 साइड्स आर इक्वल।
और साथ में क्या शो करना पड़ेगा? राइट एंगल ट्रायंगल शो करने के लिए क्या करते हैं? साउंड आ रहा है? साउंड आ रहा है आपको? इज इट ऑडिबल? तो मैं बोल रहा हूं कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए क्या क्या करोगे? एक तो टू साइड्स को इक्वल शो करोगे, और क्या करोगे? हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ 90 डिग्री प्रूव करने के लिए कैसे करते हैं? नाइन्टी डिग्री कैसे प्रूव करोगे? कंपास से कैसे प्रूफ होगा बेटा? 90 डिग्री उधर यहाँ पे ड्रॉ करके कंपास से थोड़ी बनाने बैठोगे। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव करेंगे, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में क्या है कि यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, कोई भी जो भी उसमें लॉन्गेस्ट साइड हमें मिलेगी, उस लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर है अगर वो किसके इक्वल अगर आता है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स के इक्वल आता है, देन एंगल इज, देन इट फॉर्म्स ए राइट एंगल। ठीक है, तब वो राइट ट्रायंगल फॉर्म करेगा, तब वहां पे एंगल 90 डिग्री का होगा और वो राइट ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन के सहारे ही आप इसको प्रूव कर पाओगे। अभी जैसे यहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर मुझे प्रूव करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है, ये एकदम इनके पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए कि अगर इनको मेरे को प्रूफ करना है तो मेरे को कैसे प्रूफ करूंगा। सबसे पहले स्क्वायर से शुरुआत करते हैं। स्क्वायर से शुरुआत करेंगे तो स्क्वायर में बताओ आप लोग कैसे क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा। अगर स्क्वायर में प्रूव करना है आपको, सिर्फ दो ही चीज प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, ये सबको पता है ना स्क्वायर में क्या क्या होता है? क्या पता है? ये मेरा अगर ये स्क्वायर है ABCD, हाँ, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल नहीं शो करने बैठेंगे, हमें सिर्फ दो ही चीज प्रूव करनी है। सुन लो ये कंडीशन, ऑल साइड्स इक्वल, सारी साइड्स इक्वल शो करोगे, और जो स्क्वायर ऑल साइड्स इक्वल, दूसरे किस में इक्वल होती है जल्दी से बताओ? और कौन से क्वाड्रिलेटरल में सारी साइड्स इक्वल आती है?
रोम्बस में, रोम्बस और स्क्वायर में ऐसा क्या डिफरेंस है दोनों में कि जो रोम्बस को स्क्वायर से हटाता है, अलग करता है, और स्क्वायर को रोम्बस से अलग करता है? क्या डिफरेंस है रोम्बस और स्क्वायर का? उसके डायगनल्स है, ठीक है ना? जो डायगनल्स होते हैं स्क्वायर में वो इक्वल होते हैं। डायगनल्स क्या होंगे? इक्वल। स्क्वायर में डायगनल्स इक्वल होते हैं, और डायगनल्स किस में इक्वल होते हैं? रेक्टेंगल में। बट रोम्बस में डायगनल्स इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे तुम्हारा AC और तुम्हें BD इक्वल मिलेगा। ये साइड ऑल साइड्स इक्वल है, मतलब ये सारी साइड्स हमारी क्या होंगी? इक्वल होगी। AB BC के इक्वल, CD के इक्वल, और DA के भी इक्वल होगा। और ये जो हमारे डायगनल्स है, ये डायगनल्स भी एक दूसरे को इक्वल मिलेंगे। ये दो कंडीशन अगर हमने शो कर दिया तो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा? स्क्वायर होगा। आई बात समझ में? इसको कैसे अप्लाई करना है वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, आज सिर्फ कंडीशन पे ध्यान दो। अब स्क्वायर के बाद आते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल अगर शो करना है इक्वली, तो रेक्टेंगल में फिर 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कहाँ शो करना इधर पॉसिबल है? तो यहाँ पे ये ABCD, ये साइड इक्वल हो गए, ये साइड इक्वल होगा, है ना? तो पहली जो कंडीशन आएगी रेक्टेंगल में वो होगी सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल। आर इक्वल, ये आपको शो करना है, जिसमें हम लिखेंगे AB और हमारा CD इक्वल है, और AD और BC इक्वल होगा। इसके अलावा रेक्टेंगल में खाली ऑपोजिट साइड से नहीं होगा, काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स तो पैरेललोग्राम की भी इक्वल होती है। तो दूसरी चीज जो रहेगी वो रहेंगे डायगनल्स। क्या रहेंगे? डायगनल्स। जो सेकंड पॉइंट है वो है डायगनल्स, ठीक है? डायगनल्स जो होते हैं वो क्या रहते हैं बच्चे? इक्वल रहते हैं। साउंड आ रहा है? तो मैं बोल रहा हूं, तो इक्वल क्या रहेगा? साइड्स एंड डायगनल्स। तो हम यहां लिखेंगे डायगनल्स आर इक्वल। इसीलिए डायगनल्स भी इक्वल शो करने पड़ेंगे। इसीलिए यहाँ पे हम डायगनल्स का केस में लिखेंगे AC और हमारा कौन सा डायगनल है? BD, दोनों इक्वल आएगा। अगर ये इक्वल नहीं आया डायगनल्स और खाली ऑपोजिट साइड्स इक्वल आई, तो फिर ये क्या होगा? रेक्टेंगल नहीं होगा। तो फिर ये क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। सिर्फ सिंपल एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, ये कंडीशंस याद होनी चाहिए। तीसरा, रोम्बस। रोम्बस के केस में तो शुरू में ही मैंने आपको बता दिया कि रोम्बस में क्या 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 रहेगा। सिर्फ अगर रोम्बस शो करना है तो क्या? हाँ, तो रोम्बस के केस में आप लिखेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल तो आएगी। ये तो स्क्वायर में भी आती थी, लेकिन स्क्वायर से क्यों ये डिफरेंट है? हाँ, यहाँ पे डायगनल्स आर नॉट इक्वल।
यहाँ हम लिखेंगे डायगनल्स आर, ठीक है ना। अगर डायगनल्स इक्वल मिल गए तो स्क्वायर है, डायगनल्स इक्वल नहीं मिले तो रोम्बस है। ये ए बी सी डी साइड हो गई, डायगनल्स इक्वल मिल गए तो स्क्वायर, नहीं तो रोम्बस। तो यहाँ पे हमारे डायगनल्स आर नॉट इक्वल लिखा है, तो ये हो जाएगा AC जो होगा वो BD के इक्वल नहीं होगा, बाकी सारी साइड्स इक्वल होगी। ये सारी साइड्स इक्वल है, ये सब साइड्स आपको इक्वल मिलेगी, बट डायगनल्स इक्वल नहीं मिलेंगे। अगर डायगनल्स इक्वल आ गए तो फिर वो रोम्बस नहीं रहेगा, वो क्या बनेगा, स्क्वायर। बस इतने चीज याद रखनी है। और लास्ट आते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, तो अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो जो भी ये इसके पेयर है, ये सारी पेयर की सारी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी, इसलिए हम सीधा ही लिखो यहाँ पे कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जो रेक्टेंगल में जिस तरीके से होता है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगी। ये साइड इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी। ट्रेपेजियम में कंडीशन पर रहता है, ट्रेपेजियम में वन पेयर पैरेलल होता है, इक्वल नहीं। इक्वल अगर हो गया तो हाँ, इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन पैरेलल रहता है वन पेयर। यहाँ पे दोनों पेयर्स जो होती है वो पैरेलल होती है पैरेललोग्राम में। और ये जितने भी हमारे रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है, ये सब पैरेललोग्राम है। ऑल दे आर पैरेललोग्राम, ये ऑल दे आर स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम्स। तो पैरेललोग्राम में क्या रहेगा, सिर्फ एक ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगी, और ये हमारे रेक्टेंगल में भी इक्वल रहता है ये ऑपोजिट साइड, रोम्बस में भी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, स्क्वायर में भी होती है। तो इसको आप लिखोगे यहाँ पे AB जो है वो CD के इक्वल रहेगा, और BC जो होगा वो AD के इक्वल आएगा। दूसरा, इसके जो डायगनल्स बनेंगे वो इक्वल नहीं होंगे। अगर डायगनल्स इक्वल हो गए तो फिर वो पैरेललोग्राम स्पेशल पैरेललोग्राम हो जाएगा, वो रेक्टेंगल बन जाएगा। पैरेललोग्राम तो रहेगा बट वो रेक्टेंगल हो जाएगा, इट्स ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे एक नॉर्मल पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, डायगनल्स आर, ठीक है, जो डायगनल्स होते हैं नॉर्मल पैरेललोग्राम में वो डायगनल्स आर नॉट इक्वल। और स्पेशल पैरेललोग्राम होता है जैसे रेक्टेंगल, तो उसमें हमारे डायगनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हाँ, ठीक है। तो अभी आज की क्लास में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, आज की क्लास में हमने पढ़ा कि डिस्टेंस की हेल्प से किस तरीके से, डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से किस तरीके से हम पॉइंट्स को कोलिनियर शो कर सकते हैं। हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल को कैसे चेक कर सकते हैं कि इसके वर्टेसिस आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है। हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ये किस तरीके से आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, इसके वर्टेसिस। साथ में हमने ये भी बताया मैंने आपको कंडीशंस, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, अगर इन्हें चेक करना है, वर्टेसिस दिए है, तो उनके लिए हमें क्या पैरामीटर होंगे कि जिसके बेस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है कि स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं पॉइंट्स को तुम्हें पॉइंट्स दिए होंगे और हम आपके इसी पैरामीटर पे चेक करेंगे
कि ये कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। क्या ये पैरेललोग्राम है, क्या ये स्क्वायर है, क्या जो पॉइंट्स गिवन है क्या वो रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं कि रोम्बस फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, टिल देन थैंक यू।